नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूं अब सबके सामने करंट अफेयर के एक और नई क्लास लेकर, जिसमें हम आज रात तक हुई घटित 10 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके और पिछले महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। यानी हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपने जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें एफर्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक प्रयास की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है, दिन प्रतिदिन अपनी विकास को और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज आर्च ब्रिज बना है। तो ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये सिंधु की सहायक नदी चेनाब नदी पर बना है। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी, वो आजकल जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और जब वो इस यात्रा पर हैं तो वहां पर उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, जिन कार्यों में से एक कार्य है कि उन्होंने चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो सबसे ऊंचा ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है ऊंचे ब्रिज जिसका नाम क्या है? आर्च ब्रिज। रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। कब किया है? आज 6 जून को इसका उद्घाटन किया है। तो मोदी जी द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो चेनाब नदी पर बना है। आर्च ब्रिज की क्या खासियत है? तो ये 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है, यानी ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पेरिस फ्रांस में स्थित एफएल टावर से भी ऊंचा है। एफएल टावर की जो ऊंचाई है उससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। तो किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर बना है। चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्यों को भी अंजाम दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने 46,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास या परियोजनाएं कहाँ दी हैं? जम्मू कश्मीर को दी हैं। जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाएं दी हैं, जिसमें से भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज, इसका भी शिलान्यास किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिसको हम अंजी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए क्या किया है? इन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया है। कहां से? श्रीनगर। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है। तो वंदे भारत का पुराना नाम क्या है? ट्रेन 18 इसका पुराना नाम था। ठीक है। तो 2 हो गई। और तीसरी जो इन्होंने योजना वहां पर शुरू की है, तो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। तो क्या किया इन्होंने? श्री वैष्णो माता मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इसकी भी क्या किया इन्होंने? इसका भी उद्घाटन किया है। तो ये सारी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में अभी इनका शिलान्यास किया है, यानी ये सब योजनाएं जम्मू कश्मीर को दी हैं। तो इनकी लागत कितनी है? तो इनकी लागत 46,000 करोड़ की ये सारी परियोजनाएं हैं। अब चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी और कौन कौन सी है? तो मुख्यतः जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम हो गई, फिर चेनाब,
व्यास, सतलज, ये क्या है इसकी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें तो वैदिक काल में इनको किसी और नाम से भी जाना जाता था। जैसे झेलम को हम वितिस्ता के नाम से जानते थे। वितिस्ता, वितिस्ता को नाम किसका था, तो झेलम का नाम वितिस्ता था। अगर बात करें चेनाब की, तो चेनाब का नाम अस्कनी था। चेनाब का नाम अस्कनी, चेनाब का नाम क्या था, अस्कनी। व्यास का नाम विपासा, व्यास का नाम विपासा था। और वहीं सतलुज का नाम शतुर्धि, शतुर्धि किसका नाम था, सतलुज का नाम था। तो ये वो नाम जो वैदिक काल में ये नदियां जिस नाम से जानी जाती थी, तो इनके नाम हमने देख लिए। साथ ही अगर बात करें चेनाब की, तो चेनाब नदी पर कुछ बांध स्थित हैं, कुछ बांध चेनाब नदी पर स्थित हैं। जैसे सलाल, सलाल बांध है, बगलिहाल, बगलिहाल, और दुलहस्ती, दुलहस्ती, ये प्रमुख बांध हैं जो अभी चेनाब नदी पर चालू हैं। बाकी एक दो बांध हो रहे हैं, अभी वो बनने शुरू हुए हैं। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। ये है हमारा आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज क्योंकि ये आर्च के आकार का है। ये कैसा है, अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, तो ये आपका हो गया आर्च ब्रिज। ऐसे आर्च के आकार का बना है, यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, ठीक है। तो ये किस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर भूकंप और किसी गोला बारूद के बम विस्फोट का कोई असर ना हो। तो इन बातों को देखते हुए ये बनाया गया है, ऐसे इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ये यहाँ से जोड़ा गया, अब आप इसको देख सकते होगे। तो ये होगी हमारी ट्रेन, यहाँ से हमारी ट्रेन गुजरेगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी ट्रेन गुजरेगी। ये आर्च ब्रिज हो गया। नीचे से चेनाब नदी बह रही है, ये हमारी चेनाब नदी। तो अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, कुछ रिवीजन क्वेश्चन पिछले महीनों के, तो अभी इनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण आयोजित किया गया। तो बिम्स्टेक का जो छठा संस्करण है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया, तो कहां हुआ था, बैंकॉक, बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो थाईलैंड की, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। हाल ही में कहां भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति की तीसरे सत्र आयोजित किया गया। भारत और युगांडा के बीच संयुक्त व्यापार के लिए समिति का तीसरा सत्र जो आयोजित हुआ, तो वो हमारे दिल्ली में है। कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किसके बीच, युगांडा और भारत के बीच। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन सफारी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो वाराणसी में, कहां पर, वाराणसी में स्थापित की है, वाराणसी में। डॉल्फिन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। अभी हमारे पड़ोसी देश जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, इसके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट म्यांमार से सीमा बनाते हैं। किससे, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो अभी म्यांमार में क्या हुआ, एक भूकंप आया, तो उस भूकंप में भारत ने मदद के लिए क्या किया, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ब्रह्मा किसने चलाया, भारत ने चलाया। किसके लिए, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके द्वारा हमने वहां पर मदद भेजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के बाद किस प्रक्रिया का डिजिटल कृत किया है। तो किस प्रक्रिया को डिजिटल कृत किया है, तो यह है इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना। इस रिपोर्ट को क्या किया है, ईसीआई ने डिजिटलीकृत किया है। तो क्या किया है इसमें, आइए देखते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसने क्या किया है, अभी चुनाव के बाद जितने हमारे यहाँ नतीजे आते हैं, जो भी हमारे यहाँ चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, उन चुनावों के नतीजों को तेज हो, सटीक हो और पारदर्शी हो, इसके लिए एक प्रबंध किया है।
तो किसके लिए? चुनाव के नतीजे क्या हो? तेज हो, जल्दी से पता चले, क्या हो? सटीक हो और तेज हो, सटीक हो, और साथ ही साथ वो क्या हो? पारदर्शी हो, यानी उनमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो। तो कैसे हो? पारदर्शी हो। इसके लिए इन्होंने इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना, ये बदलाव, इसको डिजिटलीकृत किया है। यानी जब चुनाव हो तो उसके बाद जल्दी से जल्दी उनके नतीजे घोषित किए जा सके, इस बात के लिए इन्होंने इसको डिजिटलीकृत किया है, यानी इसका डिजिटलीकरण किया है। ठीक है, तो किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने किया है। किस लिए किया है? कि जिससे निर्णय को हम जल्दी से ला सकें। और इसकी घोषणा किसने की? इस बात की घोषणा जो घोषणा की गई है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी घोषणा की है। और जो हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार जी ने ये घोषणा की, क्योंकि यही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने अभी इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये हमारा निर्वाचन आयोग हो गया। किस लिए? तेज, सटीक और पारदर्शी नतीजों को सामने लाने के लिए। अगर बात करें हम निर्वाचन आयोग की, यानी चुनाव आयोग, तो हमारे संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग का जिक्र है। और इस संविधान के भाग 15 से अनुच्छेद 324 से 329 नंबर के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर बात करें चुनाव आयोग की स्थापना तो आजादी के बाद 25 जनवरी 1950, यानी 25 दूनी 50, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। इसीलिए इस 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। अगर बात करें जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? इसके पहले अध्यक्ष या हेड कौन बने? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। कौन बने? सुकुमार सेन जी जो थे वो हमारे पहले इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए या चुने गए। तो कौन बने? सुकुमार सेन बने। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान जो इसके हेड हैं वो कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष इसके ज्ञानेश कुमार जी हैं। अभी इनकी नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश कुमार जी इसके क्या हैं? हेड हैं। तो ये हमारे निर्वाचन आयोग और उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। चलिए, ये हमारा सिंबल हो गया इलेक्शन कमीशन का। आगे क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में किस तट पर VLSR इसका मतलब है कि वर्टिकल लॉन्चिंग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका सफल परीक्षण किस तट पर किया गया? तो हमारे यहाँ DRDO जब इसका परीक्षण करता है तो ये हमारा जैसे भारत हुआ, तो भारत के पूर्वी तट पर एक प्रदेश राज्य है, उसका नाम है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में। कहां पर? चांदीपुर रेंज में इनका क्या है? लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, तो चांदीपुर रेंज में ज्यादातर मिसाइलों का परीक्षण होता है। तो कहां पर ही किया है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, यहीं पर ही चिल्का लेक है। हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में एक देश है प्रशांत महासागर में स्थित पपुआ न्यू गिनी। इस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनी है? तो भारत की जो JSW जिंदल स्टील है
वो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप, तो याद रखेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनसे मुलाकात की थी राजा फिलिप्स जी से। तो ये कहाँ के राजा हैं, तो ये बेल्जियम के राजा हैं। किसके? बेल्जियम के राजा हैं। तो बेल्जियम के राजा से मुलाकात की। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये एक सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ठीक है, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 10 है। पहले 3 स्थान इसके खाली हैं। क्या है? खाली है, यानी उन पर कोई भी नहीं आ पाया। पहले, दूसरे पर और तीसरे पर, तीनों स्थानों पर कोई भी देश नहीं आया है। यानी कोई भी देश इस काबिल नहीं है कि वो पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर आ सके। उसके बाद जो चौथे पायदान पर आया है उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क चौथे स्थान पर है, डेनमार्क चौथे स्थान पर। फिर उसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड 5वें स्थान पर, और 6ठे स्थान पर यूके है। तो टॉप 3 देश कौन कौन से हो गए? डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। अगर बात करें अंतिम स्थान किसने पाया है, तो अंतिम स्थान हमारे ईरान ने पाया है। ईरान को सबसे अंतिम स्थान मिला है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितना स्थान मिला है? ईरान को लास्ट में स्थान मिला है। इसके 4 संकेतक हैं। इसके कितने संकेतक हैं? तो इसके संकेतक जो हैं वो 4 हैं। यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि कौन सा देश इस पर्यावरण सूचकांक में किस स्थान पर आता है। तो पहला जो है ग्रीन हाउस गैस, पहला इसका क्या है कि ग्रीन हाउस गैस कोई देश कितनी उत्सर्जित करता है। तो कितनी उत्सर्जित करता है उसके आधार पर पहला आधार इसको माना गया। नवीकरणीय ऊर्जा, यानी अपनी ऊर्जा में कितना वो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करता है, तो ये दूसरे स्थान पर आता है। अगर बात करें हम तीसरे स्थान पर, तो इसके लिए वो देखा जाता है कि यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ऊर्जा का उपयोग तीसरे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर जब हम देखते हैं तो चौथे स्थान पर हमारा इसमें जलवायु, उसकी नीति क्या है, मतलब उस देश में जो जलवायु है उसकी सरकार की उस जलवायु के लिए नीति क्या है। तो इन 4 संकेतकों को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स निकाला जाता है। अगर हम बात करें तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, बस ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, अब हम ग्रीन हाउस गैस को समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हो गया सूरज। तो सूरज से यहाँ पर दिन में प्रकाश आता है, ये क्या है? सूर्य। और ये पृथ्वी। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, और जब रात होती है तो ये प्रकाश वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, ठीक है। जितना प्रकाश आया वो अंतरिक्ष में छोड़ दिया, लेकिन ये प्रकाश पूरी तरह से नहीं जा पाता। कुछ बादलों की वजह से, कुछ हमारे यहाँ ऑब्जर्व कर लिया, मतलब सोख लिया जाता है और उसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाता। और ये क्या कहलाता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है? इफेक्ट। यानी अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान रात में बड़ी तेजी से नीचे गिर जाएगा। अगर पृथ्वी का तापमान ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? इंसान इस पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी रह नहीं पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार अब क्या होने लगा है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण जितनी हीट अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए थी उससे ज्यादा हीट यहाँ पर रुक जाती है, प्रदूषण के कारण यहीं पर रुक जाती है। और जो पृथ्वी का तापमान जितना नहीं बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ऐसी गैसें जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट तो चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन इससे
इसकी सीमा को और बढ़ा देना, यानी जितनी उष्मा यहाँ पर रुकनी चाहिए थी उससे अधिक उष्मा को रोक लेना, ये कहलाता है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस अब ये गैसें कौन कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें, तो सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 मीथेन, CH4, ये गैसें हैं। वो जलवाष्प H2O, ये गैसें हैं जो यहाँ पर उष्मा को रोक लेती है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेती है, और जो उष्मा जानी चाहिए आसमान में वो नहीं जा पाती। इसके साथ ही ओजोन O3, ओजोन, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अगर बात करें जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो ये ग्रीन हाउस गैस हो गया, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे प्रभाव पड़ेगा जलवायु का परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1972 स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद 1992 में एक रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के लिए जानते हैं। इस सम्मेलन में UNFCCC की स्थापना की गई, यानी एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया। इस UNFCCC की जलवायु के लिए मीटिंग होती है, और जो मीटिंग होती है उनको हम कोप के नाम से जानते हैं। इसीलिए कोप फर्स्ट जो 1995 में हुई, वो कहाँ, बर्लिन में हुई। तो पहली इसकी बैठक बर्लिन में हुई। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में। जर्मनी में इसकी बैठक हुई। इसकी और महत्वपूर्ण बैठक कोप 3 थी, जहाँ जो क्योटो जापान में हुई, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें भारत की, तो कोप 8 जो भारत में 2002 में हुई, तो कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। कोप 8 दिल्ली में हुई। अगर बात करें पिछली कुछ बैठकें कहाँ हुई, तो अभी कोप 29 जो बैठक बाकू अजरबैजान में होनी है। बाकू अजरबैजान की राजधानी, यहाँ पर इसकी कोप 29 बैठक होनी है। अगर बात करें कोप 28 की, तो ये UAE में हुई। कहाँ पर, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई। कोप 17 की बात करें तो ये मिस्र में हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई, मिस्र में। कोप 26 की बात करें तो ये ब्रिटेन में हुई। ठीक है, और इसकी एक और महत्वपूर्ण बैठक जिसे हम कोप 21 जिसे पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। इसी में ही भारत के नरेंद्र मोदी प्लस फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर IA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। कहाँ पर, गुरुग्राम में, जिसका हेडक्वार्टर है। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। आगे चलिए देखते हैं। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक रही। अगर इसके साथ ही हम कुछ इंडेक्स पर नजर डालें तो भारत की रैंक क्या क्या रही। भारत की रैंक कौन कौन सी आई, जैसे भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी थी, लैंगिक समानता में कितनी थी, लैंगिक समानता में भारत की रैंक क्या थी, भुखमरी में भारत की रैंक क्या थी, और साथ ही साथ भारत की रैंक किसमें, खुशहाली में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, फायर पावर में भारत का स्थान क्या है, फायर पावर में, अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है, अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है। साथ ही
भ्रष्टाचार। वैश्विक शांति में क्या है? वैश्विक शांति में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो ये सारी रैंक है। तो HDI में भारत की रैंक 130 है। कितनी है? 130। लैंगिक समानता में भारत की रैंक 122 है। कितनी है? 122। खुशहाली में 108। खुशहाली में कितनी है? तो खुशहाली में 118 है। खुशहाली में 118। तो खुशहाली में हमारी रैंक कितनी है? 118 है। फायर पावर में 4 है। अर्थव्यवस्था में भी हम चौथे स्थान पर आ चुके हैं। वैश्विक शांति, तो वैश्विक शांति में हमारी 116 है। और भ्रष्टाचार में हमारी भ्रष्टाचार नहीं लिखी क्या? चलो, वैश्विक शांति में हमारी 116। अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो हमारी रैंक 96 है। हेनले पासपोर्ट इसमें हमारी रैंक कितनी है? तो 80 हमारी हेनले पासपोर्ट में अभी रैंक है। खुशहाली में 118 है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में किस राज्य को तपेदिक टीवी प्रशिक्षण के ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? तो हाल ही में किसे मिली है? ये तेलंगाना को मिली है। तेलंगाना को ये मान्यता मिली है। हाल ही में कहां भारतीय सशस्त्र बलों तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार, तो याद रखेंगे प्रचंड प्रहार जो अभ्यास है वो किसका है? तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। कहां पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में किसने सहकार टैक्सी एक योजना की शुरुआत की है? तो हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। अगर बात करूं निम्नलिखित में से कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने रामेश्वरम में किया है। रामेश्वरम में इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? यानी कौन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ली जे म्यूंग को नया राष्ट्रपति चुना गया है। किसका? दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये है ली जे म्यूंग को चुना गया है। अगर बात करें इनके वोटिंग परसेंटेज की तो इन्हें 49.42% वोट मिले हैं। इतने वोटों के साथ ये विजयी घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो कितने वोटों के साथ? ये 49.2 वोटों के साथ विजयी घोषित किए गए हैं। अगर मैं बात करूं कुछ हाल ही की नियुक्तियों के बारे में, जैसे हमारे RBI के गवर्नर कौन चुने गए? RBI के गवर्नर हमारे यहाँ पर CAG कौन चुने गए? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। CAG कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन चुने गए? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के जो हमारे कानून बनाती है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए? ठीक है, साथ ही हमारे RBI के गवर्नर हो चुके हैं। इसरो के हेड कौन बने? इसरो के अध्यक्ष कौन चुने गए? हमारे यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष कौन चुने गए? ठीक है, तो बात करें RBI के गवर्नर, तो RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। क्या है? संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर चुने गए। हमारे यहाँ पर CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन चुने गए हैं? तो ये है संजय मूर्ति जी। कौन है? संजय मूर्ति को क्या चुना गया है? हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तौर पर चुना गया है। अगर मैं बात करूं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो ये दिनेश माहेश्वरी क्या चुने गए हैं? ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर बात करूं मैं इसरो के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो वी नारायणन को अध्यक्ष
चुना गया है। तो ये नियुक्तियां, साथ ही जैसे सेबी के अध्यक्ष कौन चुने गए? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो तुहिन कांत पांडा कौन चुने गए? तुहिन कांत पांडा इसके अध्यक्ष चुने गए। किसके स्थान पर चुने गए? तो माधवीपुरी बुज, माधवीपुरी बुज ये कौन थी? ये सेबी की पहली महिला हेड थी, यानी सेबी की पहली महिला हेड, उनके स्थान पर तुहिन कांत पांडा जी को चुना गया है। अजय कुमार ये कौन है? ये यूपीएससी के हेड कौन चुने गए? अजय कुमार चुने गए। अगर मैं बात करूं हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चुने गए हैं? तो ये बीवीआर गवई ये क्या चुने गए हैं? हमारे 52वें सीजीआई चुने गए। कौन से क्रम के हैं? 52वें सीजीआई चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो ये हो गई हमारी हाल ही में नियुक्तियां जो हुई थी। अगर बात कर, ये है हमारे दक्षिण कोरिया के, जिनको 49.42 वोट मिले हैं। ठीक है, ये अगली। अगर बात करूं मैं दक्षिण कोरिया की, तो ये हमारा नीचे वाला दक्षिण कोरिया है, ऊपर वाला ये साउथ कोरिया है, और इनके बीच में जो सीमा बनाते हैं उस अक्षांश को हम 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल के नाम से जानते हैं। तो दोनों देशों के बीच कौन सीमा बनाती है? 38 डिग्री पैरेलल रेखा, अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नुटोम्बो नदी ने वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो शपथ ली है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। कौन सा देश है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? तो किस मंत्रालय द्वारा नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है? और ये विमोचन किया है, वास बोले तो कपड़े धोने वाले हैं, तो जो कपड़े किससे धोते हैं? जल से। तो ये किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किससे? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने यूनेस्को के साथ मिलकर एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारतीय सेनाओं और किसने VLSRM जो अभी मैंने बताया था मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? हमारे यहाँ से DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, जिसके हेड समीर कामत जी हैं। समीर कामत जी किसके हेड है? तो DRDO के। DRDO का ध्येय वाक्य है बल सम्मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फ्लिपकार्ट को किस संस्थान ने NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है? किस संस्थान से लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI से क्या हुआ है? NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो NBFC क्या होता है? NBFC यानी नॉन बैंकिंग, क्या है? नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यानी ये क्या करेगी? जो आपने देखा होगा फाइनेंस का काम करेगी, यानी ऋण देने का, लोन या ऋण देने का कार्य कौन करती है? NBFC करती है। तो ये जो इन्हें लाइसेंस मिला है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 और 2003 के द्वारा इनका क्या किया जाता है? ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये सब NBFC जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होंगी वो RBI के अधिनियम एक्ट
1934 के अधीन ही गवर्न यानी चलाई जाती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन ही चलाई जाती हैं। असल में इनका उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपने कोई भी फाइनेंस कंपनी देखी होगी, जैसे मुथूट गोल्ड फाइनेंस या कोई और भी कंपनी जो फाइनेंस देती है, वो क्या होती है, एनबीएफसी होती है। इनका कार्य क्या होता है, ऋण बांटना, यानी तरलता को मार्केट में पहुंचाना, लोगों के पास पैसे पहुंचाना। अगर लोगों के पास पैसे जाएंगे तो क्या होगा, खरीदारी बढ़ेगी, खरीदारी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। तो एनबीएफसी क्या करती हैं, ये लोन बांटती हैं, ठीक है। और लेकिन इनके पास जमा सुविधा नहीं होती, ये जमा स्वीकार नहीं कर सकती, जमा नहीं, यानी आप इनमें जमा करने जाओगे तो जमा स्वीकार नहीं करेंगी। ये क्या करेंगी, सिर्फ ऋण देंगी और क्या ब्याज कमाएंगी। तो ये काम किसका है, एनबीएफसी का है। किसके द्वारा चलाई जाती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 जो आरबीआई की स्थापना के समय बना था, उसी एक्ट द्वारा इनका भी संचालन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट हो गई जिसको ये लाइसेंस अभी प्राप्त हुआ है। आगे देखें क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है, तो हाल ही में अल्जीरिया। किसने की है, अभी अल्जीरिया। अल्जीरिया को कहां पे घोषित, अल्जीरिया, इसको कहां, एनबीडी, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले इंडोनेशिया को भी, इंडोनेशिया ने भी घोषणा की थी, यानी इंडोनेशिया इससे पहले इसका सदस्य बना था। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के दूसरे युद्धपोत तवश्या तवश्या का को लॉन्च किया है, तो हाल ही में जो हमारे गोवा शिपयार्ड है, गोवा शिपयार्ड द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। गोवा शिपयार्ड जैसे कलकत्ता शिपयार्ड है, ऐसे ही एक गोवा शिपयार्ड है। हाल ही में मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, तो यानी अभी तक कितने जन औषधि केंद्र भारत में खोले जा चुके हैं, तो 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है, तो हाल ही में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, किसका, टास्क फोर्स का गठन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। जो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, ये हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है, इसके अधीन आता है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि 1 जून से और 15 जून के बीच ये क्या मनाएंगे, स्वच्छता पखवाड़ा मनाएंगे। और इसमें छात्रों और कर्मचारियों द्वारा 188 गतिविधियां की जाएंगी। क्या की जाएंगी, 188 गतिविधियां की जाएंगी। क्यों की जाएंगी, कि भारत स्वच्छ बन सके। और इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान एक हमारी सरकार द्वारा चलाया गया। तो ये कब चलाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, ठीक है। तो ये हमारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है 15 दिन के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला, जो भी क्वेश्चन पहला हो उस पर खास नजर होनी चाहिए। तो पहला कौन सा है, ये केरल बना है। केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग का स्थापना की है। हाल ही में कहाँ रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर, दुबई में किया गया है। दुबई में इसका आयोजन किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है, यानी जितने भी प्रदूषित देश हैं उनमें से भारत का स्थान 5वां है, यानी टॉप से 5वें नंबर पर भारत है। निम्नलिखित में से विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय बोले तो टीबी, ठीक है, तो विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थी हाँ हम क्षय रोग खत्म कर सकते हैं, खत्म
कर सकते हैं। तो ये इसकी थीम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आरबीआई ने गोल्ड लोन के नए नियम क्यों प्रस्तावित किए हैं? तो इन्होंने ऋण प्रक्रिया और मानकीकरण और उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नए नियम किसके लिए? गोल्ड लोन के लिए जारी किए हैं। तो किसने किए हैं? आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? गोल्ड लोन के लिए। गोल्ड लोन के लिए क्या किया है? इन्होंने नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई जिसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई। किसकी सिफारिश पर की गई? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। और कब की गई? तो एक अप्रैल कब की गई स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए अधिनियम, यानी किस कानून के द्वारा? तो इसके लिए अधिनियम जो आया वो था 1934 का। 1934 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय इसका 1935 से 37 तक कलकत्ता में रहा। कहाँ पर? कलकत्ता में। बाद में और अब तक ये कहाँ पर है? मुंबई है। इसके पहले हेड थे, पहले अध्यक्ष इसके थे, अध्यक्ष जो चुने गए वो थे ओसबोर्न स्मिथ, इसके पहले अध्यक्ष। अगर पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष तो वो थे सीडी देशमुख इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। तो गोल्ड लोन के लिए इन्होंने ये सब कार्य किए हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया? तो ये यूएसए की सेना द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम योजना 3.0 शुरू की गई है? तो किसके लिए ये योजना शुरू की गई है? तो किसके लिए की गई है? जो हमारे यहाँ पर युवा लेखक हैं। कौन है? युवा लेखक, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो बताइए किसने किया है? इसका शुभारंभ हरियाणा द्वारा किया गया है। किसने? हरियाणा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन करने में भारत का दूसरा स्थान है, चाइना का पहला है। ठीक है, तो हर चीज में चाइना हमसे अभी ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 55वीं मौद्रिक नीति, कौन सी? 55वीं मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक कब आयोजित की गई? तो इसकी बैठक अभी 4 से 6 जून के बीच। कब की गई? 4 से 6 जून के बीच 55वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें क्या किया गया है कि इसमें इन्होंने मौद्रिक नीति यानी हमारी रेपो रेट को, किसको? रेपो रेट को इन्होंने घटा दिया है। जो 6% थी उसे घटाकर वर्तमान में 5.5% कर दिया है। तो कितनी कर दिया है? 5.5% कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ही इसकी SAF जो रेट है उसको भी घटा दिया गया है, और इसको घटाकर 5.25 यानी 5.25% कर दिया गया है। अब हम जानते हैं ये रेपो रेट क्या होती है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? इस समिति की, मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता हमारे गवर्नर ने की है। और गवर्नर कौन है हमारे? संजय मल्होत्रा जी ने क्या किया है? इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? जो ये रेपो रेट होता है, ये मानो जैसे एक बैंक है, कोई भी बैंक, और ये क्या है? आरबीआई। क्या है? आरबीआई। अब बैंक के जिस दर पर आरबीआई से क्या लेती हैं? लोन लेती हैं। यानी आरबीआई से क्या लेंगी? ये लोन लेंगी बैंक के पैसा देने के लिए, उसे हम और क्या देती हैं?
ब्याज देती हैं। ये जो ब्याज है ये क्या कहलाता है? रेपो दर। ठीक, क्या कहलाता है? रेपो दर। ठीक है, तो रेपो दर क्या कहलाता है? जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती है उसे हम रेपो दर कहते हैं। अगर मान लो रेपो दर यानी रेपो रेट में हम क्या करें? रेपो रेट में हम क्या करें? वृद्धि कर दें। क्या करें? वृद्धि। तो वृद्धि करने से क्या होगा? वृद्धि करने से क्या होगा कि लोन महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या होगी? उधारी महंगी, यानी लोन महंगे। अगर लोन महंगे होंगे तो फिर क्या होगा? लोग कम पैसा लेंगे। कम पैसा लेंगे तो लोग खर्चा कम करेंगे। कम खर्चा करेंगे तो मांग घटेगी, और मांग घटेगी सामान की तो कीमत नीचे आएगी। तो इससे क्या होगा? महंगाई कम होगी। क्या होती है? महंगाई कम होती है। अगर हम इसकी दर को क्या करें? घटा दें, दर घटा दें, तो क्या होगा? लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते, कम दरों पर मिलने लगेंगे, और लोन सस्ते होंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा। अगर पैसा जाएगा तो लोग क्या करेंगे? फिर मार्केट जाएंगे, नई गाड़ियां लेंगे, लोन लेकर मकान बनाएंगे, सस्ता रहेगा। तो लोग क्या करेंगे? सब अपना पैसा खर्च करेंगे, और जब पैसा खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब महंगाई बढ़ानी किसके लिए जरूरी है? जिससे अर्थव्यवस्था ऊपर रहे। ठीक, तो अभी क्या 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 कहा गया है कि 5.5% इन्होंने कर दिया है, यानी लोगों के पास ज्यादा धन देखने को मिलेगा। लोगों के पास ज्यादा धन जाएगा तो लोग बाजार में खरीदारी करने जाएंगे, और खरीदारी करने जाएंगे तो क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आरबीआई। अब ये हो गया रेपो रेट। लेकिन अगर जिस बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो बैंक क्या करते हैं? ये इसके पास, आरबीआई के पास पैसा जमा करने जाते हैं। जमा करने जाते हैं, और जब आरबीआई इनसे पैसा लेगा, अपनी प्रतिभूति देगा, यानी एक कागज दे दिया कि भाई मैं इतने परसेंट का आपको क्या दूंगा? इस पर ब्याज दूंगा। तो जो ब्याज आरबीआई बैंकों को देगा, पहले क्या है? बैंक किसको दे रहे थे? आरबीआई को। अब आरबीआई बैंक क्या ब्याज किसे दे रहा है? बैंक को। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमें इसको कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये हमारा आरबीआई, जिसमें एक बंगाल टाइगर है और ताड़ का वृक्ष दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन रिवीजन वाले। हाल ही में एंथोरियम फूलों का पहला निर्यात भारत के किस राज्य में शुरू किया है? तो ये किसने किया है? मिजोरम ने। मिजोरम ने क्या किया है? ये निर्यात शुरू किया है। हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस की तारीख आप मुझे बताएंगे, कमेंट में आप शहीद दिवस की तारीख को लिखकर बताएंगे। हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी की दावेदारी की है? तो भारत के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अभी क्या खेला गया था? आईपीएल का फाइनल भी खेला गया था, जिसमें आरसीबी विजयी रही 18 साल बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम बनाया गया? यानी इसकी थीम क्या थी? किसकी थीम की? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन और भोजन। क्या थीम थी इसकी? तो वन और भोजन, ये इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, हाल ही में क्या है? भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम हमने रखा है वो तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी रखा है। ठीक है, दो देशों के, तेंदुलकर हमारे क्या थे? हमारे देश के बैट्समैन थे, और इंग्लैंड के एंडरसन, एंडरसन क्या थे? बॉलर थे। दोनों ही महान क्रिकेटर हैं, क्योंकि सचिन सचिन टेस्ट क्रिकेट में क्या है? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, खिलाड़ी यानी वनडे और किसमें? टेस्ट दोनों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। और एंडरसन क्या है? टेस्ट मैचों में सर्वाधिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले, विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज।
तेज गेंदबाज, ठीक है, तेज गेंदबाज है। इन्होंने लगभग 700 से ऊपर विकेट लिए हैं। अगर बात करें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से, वो मुथैया मुरलीधरन है, 800 उन्होंने विकेट लिए हैं। लेकिन फास्ट बॉलर में एंडरसन है, वो स्पिन बॉलर है। तो इन दोनों के नाम पर अब ट्रॉफी खेली जाएगी। ये हमारे तेंदुलकर जी हैं और ये एंडरसन है। वर्ष 2024 में भारत में प्रति यूजर औसतन मासिक डेटा खपत कितनी हो गई है, यानी प्रत्येक व्यक्ति भारत में हर महीने कितना डाटा चाट जाता है, कितना रील्स देखने में। तो कितना डाटा, 27.5 जीबी, देख रहे हो, 27.5 जीबी डाटा हम खत्म कर देते हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये दूरसंचार विभाग द्वारा, इसका संचार विभाग द्वारा। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया? तो विश्व ग्लेशियर दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो कब मनाया जाता है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ये मनाया जाता है। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेमा 3, इसको याद रखना, जेमा 3 किसका एआई मॉडल है? तो जेमा गूगल का, किसका, गूगल का एआई मॉडल जेमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 तारीख को हमारे यहाँ विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ 2 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी, WTO प्लस WHO, दोनों मिलकर इसको मनाती हैं। इस बार 7 जून को ये दिवस मनाया गया। इसकी अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है इसकी फूड एंड सेफ्टी, फूड एंड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, साइंस इन एक्शन, ये क्या है, इसकी थीम है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनओ ने इसकी 2018 में घोषणा की। 2018 में किसने घोषणा की? यूएनजीए ने इसकी घोषणा की, ठीक है। जब इसकी घोषणा की किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, ठीक है। और ये WTO और WHO दोनों के संयुक्त प्रयास से मनाया जाता है। WTO जो हमारा विश्व व्यापार संगठन, क्या है ये? विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर बात करें इसकी स्थापना की, इनकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1945 में इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें WHO की तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है, रोम इटली। और इसका मुख्यालय जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के द्वारा मनाया जाता है। अगर बात करें जून में मनाए जाने वाले अब तक के दिवस, तो 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, दुग्ध दिवस। उसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस, और अब 7 जून को हमारा हो गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। तो ये अभी दिवस जून के हो गए। तो आज के ये क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। ये रहा हमारा बास्केट जिसमें फल और सब्जियां रखी हुई है, ठीक है। तो क्या है? फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो आज का ये क्लास यहीं तक। हम आशा कर रहे हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और अपनी राय, कोई सुधार हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।